Brought to you by Candid. रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे झाग स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ, डॉक्टर्स का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की मुश्किलें घटने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। भारत पर आरोप लगाने के बाद वो अपने ही जाल में उलझ गए हैं। कनाडा का विपक्ष और मीडिया सबूत मांग रहा है। इंटरनेशनल मंच पर उनकी विश्वसनीयता खतरे में पड़ गई है। इस बवाल के बीच ट्रूडो पर अब एक और मुसीबत टूट गई है। 24 सितंबर को कनाडा की संसद में हिटलर के एक सैनिक का सम्मान हुआ। इससे जनता नाराज हो गई। विपक्ष ने ट्रूडो को माफी मांगने के लिए कहा, मगर उन्होंने माफी नहीं मांगी। तो आज के शो में हम जानेंगे कनाडा की संसद में अब क्या कांड हो गया, भारत कनाडा विवाद में अमेरिका का क्या रोल निकला और विदेश मंत्री एस जयशंकर क्यों बोले दुनिया अभी भी डबल स्टैंडर्ड में जी रही है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज कहानी भारत कनाडा विवाद की। तो सबसे पहले संसद में हुए कांड के बारे में आपको बताते हैं। 22 सितंबर को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की कनाडा पहुंचे, प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से मिले, फिर संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स को संबोधित किया और इसी दौरान सदन के स्पीकर एंथनी रोटा का भाषण भी हुआ। इस भाषण के बीच में उन्होंने गैलरी में बैठे एक व्यक्ति की तरफ इशारा किया। बोले वो यूक्रेन और कनाडा के नायक हैं, हम उन्हें उनकी सेवा के लिए शुक्रिया कहते हैं। ये सुनकर पूरा सदन अपनी सीट से खड़ा हो गया। कई मिनटों तक तालियां बजीं। ज़ेलेंस्की और ट्रूडो भी खड़े हुए, तालियां भी बजाईं। अगले दिन ये पता चला कि जिस व्यक्ति का वहां सम्मान हुआ वो हिटलर के लिए काम करता था। उसका नाम था यूरोस्लाव हुंका। वो दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान गैलिसिया डिवीजन में वॉलंटियर के तौर पर काम करते थे। ये डिवीजन हिटलर की पैरामिलिट्री फोर्स एसएस के अंडर काम करती थी। एसएस ने 1930 और 1940 के दशक में लाखों यहूदियों की हत्या की। गैलिसिया डिवीजन पर भी अत्याचार के आरोप लगते हैं। 1945 में हिटलर की हार हुई और इस डिवीजन ने ब्रिटिश आर्मी के सामने सरेंडर कर दिया। उस समय तक इसका नाम फर्स्ट यूक्रेनियन डिवीजन यानी कि FUD हो चुका था। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद दोषियों को सजा देने के लिए न्यूरेमबर्ग ट्राइब्यूनल का गठन हुआ। इस ट्राइब्यूनल ने FUD को क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया था। हालांकि उन्हें किसी मामले में दोषी नहीं ठहराया जा सका। वर्ल्ड वॉर के बाद FUD के वॉलंटियर्स को पश्चिमी देशों में बसने का मौका मिला। लगभग 2000 लोग कनाडा गए, उनमें हुंका भी शामिल थे। अब ये साफ नहीं है कि हुंका किसी अपराध में शामिल थे या नहीं, लेकिन उनका FUD से लिंक था, इसमें कोई शक नहीं है। हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर रोटा ने उन्हीं को नायक बताया था। इसको लेकर यहूदी संगठन नाराज हो गए। कई जगहों पर प्रोटेस्ट भी हुए। बवाल बढ़ा तो 24 सितंबर को रोटा ने माफी मांग ली। बोले इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी, ना किसी सांसद को और ना ही यूक्रेनी डेलीगेशन को। पूरी गलती मेरी है, मैं माफी मांगता हूं। यहूदी संगठनों ने माफी स्वीकार कर ली है, लेकिन कनाडा का विपक्ष मानने के लिए तैयार नहीं है। विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी के मुखिया पियर पोलिवर ने प्रधानमंत्री ट्रूडो पर निशाना साधा है। कहा है कि इस घटना की पूरी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री ट्रूडो की है, माफी उन्हें मांगनी चाहिए। इस पर ट्रूडो के दफ्तर ने बयान दिया। बोले कि रोटा को स्पीकर ने इनवाइट किया था, इसमें प्रधानमंत्री की कोई भूमिका नहीं थी। स्पीकर ने माफी मांगकर सही किया। ट्रूडो सरकार इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डालने की तैयारी में है, लेकिन इसने उनकी छीछा लेदर जरूर कर दी है। इस घटना को भारत के साथ चल रहे विवाद से भी जोड़ा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि दूसरे देश पर संगीन आरोप लगाने वाली सरकार कैसे एक नाज़ी का पता नहीं लगा पाई। अब चलते हैं दूसरे चैप्टर की तरफ, ट्रूडो आरोप और सबूत। भारत कनाडा विवाद की जड़ में ट्रूडो का वो बयान था जिसमें उन्होंने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए भारत सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। निज्जर खालिस्तानी आतंकी था। 18 जून को ब्रिटिश कोलंबिया के सर्रे में उसकी हत्या हो गई। उस वक्त उसके करीबियों ने हत्या का इल्जाम भारत पर लगाया था। भारतीय उच्चायोग को निशाना बनाया, भारतीय अधिकारियों के खिलाफ प्रोटेस्ट किया और हिंदू मंदिरों की दीवारों पर भी उल्टा सीधा लिखा गया। फिर 18 सितंबर को PM ट्रूडो ने संसद में दावा किया कि निज्जर की हत्या में भारत सरकार के एजेंट शामिल थे। हालांकि उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया, बस ये दोहराते रहे कि हमारे पास पुख्ता जानकारी उपलब्ध है। लेकिन इस पुख्ता जानकारी का सोर्स क्या था, इसको लेकर कयास लगते रहे। 23 सितंबर को अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने हिंट दिया। सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट छापी जिसका टाइटल था US प्रोवाइडेड कनाडा विद इंटेलिजेंस ऑन किलिंग ऑफ सिख लीडर। सिख नेता की हत्या में कनाडा को इंटेलिजेंस अमेरिका ने मुहैया कराया था। रिपोर्ट में क्या क्या था?
3 पॉइंट्स में आपको बताते हैं। नंबर 1, अमेरिकी खुफिया एजेंसी के अधिकारी ने कहा कि हमें निज्जर की हत्या की साजिश की जानकारी नहीं थी, अगर होती तो कनाडा के साथ ही जरूर साझा करते। नंबर 2, कैनेडियन अधिकारियों ने हत्या से पहले निज्जर को चेताया था। नंबर 3, निज्जर की हत्या के बाद कुछ सबूत कनाडा को दिए गए थे, इसी के आधार पर कनाडा इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि हत्या में भारत सरकार शामिल थी। उसके बाद ही ट्रूडो ने संसद में जाने का फैसला किया। इससे पहले कनाडा में अमेरिका के राजदूत डेविड कोहेन ने सीटीवी को इंटरव्यू दिया, कहा कि कनाडा को साझा इंटेलिजेंस के जरिए भारतीय एजेंट्स के शामिल होने की जानकारी मिली थी। कनाडा और अमेरिका 5 आइज के जरिए आपस में खुफिया सूचनाएं बांटते हैं। इस गुट में अमेरिका और कनाडा के अलावा ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं। डेविड कोहेन के इंटरव्यू के बाद चर्चा ये चली कि भारतीय अधिकारियों की निगरानी अमेरिका करवा रहा था। न्यूयॉर्क टाइम्स की 23 सितंबर की रिपोर्ट के बाद तस्वीर काफी हद तक साफ हो चुकी है, हालांकि किसी ने भी अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। भारत कनाडा विवाद पर अमेरिका का स्टैंड भी जान लेते हैं। वो दोनों तरफ अपनी चौधराहट बनाए रखने की कोशिश में जुटा हुआ है। कई जिम्मेदार अधिकारियों के बयान सामने आए हैं। 19 सितंबर को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के कोऑर्डिनेटर जॉन किर्बी ने कहा, आरोप गंभीर हैं, कनाडा जांच कर रहा है, जांच पूरी होने से पहले हम कुछ नहीं कह सकते। 20 सितंबर को भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसिटी बोले, इस तरह के आरोप वास्तव में झकझोर देने वाले हैं, लेकिन जांच का नतीजा आने से पहले कोई राय नहीं बनानी चाहिए। 21 सितंबर को अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन का बयान भी सामने आया। बोले, हम दोनों देशों के साथ संपर्क में हैं, किसी को कोई स्पेशल छूट नहीं दी जाएगी। फिर 22 सितंबर को कनाडा में अमेरिका के राजदूत डेविड कोहेन का इंटरव्यू हुआ। उन्होंने ट्रूडो के आरोप के पीछे 5 आइज की भूमिका बताई। उसी रोज अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उन्होंने कहा कि हम कनाडा से सिर्फ बात नहीं कर रहे, बल्कि साथ मिलकर काम भी कर रहे हैं। ये जांच आगे बढ़नी चाहिए, हम दोनों देशों के साथ संपर्क में हैं, हम जवाबदेही चाहते हैं और ये जरूरी है कि जांच पूरी हो और नतीजे तक पहुंचे। अगर आप बयानों को देखें तो समझ आता है कि अमेरिका की तलखी बढ़ रही है। वो भारत पर शिकंजा कसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है। जानकारों का कहना है कि भले ही अमेरिका कनाडा का पड़ोसी और नेटो में पार्टनर हो, लेकिन वो भारत को अलग थलग नहीं कर सकता। अमेरिका जानता है कि भारत की मदद के बिना चीन को चुनौती नहीं दी जा सकती। एक चीज और यहाँ पर गौर करिए, पिछले कुछ बरसों में ग्लोबल स्टेज पर भारत की ताकत बढ़ी है। हाल ही में नई दिल्ली में हुए G20 लीडर्स समिट में ये दिखाई भी दिया था, जहां पहले ही दिन साझा डिक्लेरेशन जारी हुआ और सभी देशों ने अपनी सहमति जताई। इसके अलावा भारत ने अफ्रीकन यूनियन को मेंबर बनाने में भी सफलता हासिल की। अफ्रीकन यूनियन अफ्रीका महाद्वीप के 50 से ज्यादा देशों का गुट है। इस एक फैसले से भारत ने न सिर्फ अफ्रीका में चीन के प्रभुत्व को चुनौती दी, बल्कि ग्लोबल साउथ का लीडर बनने की मजबूत दावेदारी भी पेश की। G20 में भारत की उपलब्धियों और चुनौतियों पर विस्तार से जानने की इच्छा हो तो आप दुनियादारी के पुराने एपिसोड्स देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फिलहाल हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। उन्हें यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यानी कि UNGA की सालाना बैठक को संबोधित करना है। UNGA UN का सबसे बड़ा अंग है। 193 देश इसके सदस्य हैं। आमतौर पर सदस्य देशों की सरकार के मुखिया सालाना बैठक को संबोधित करते हैं, लेकिन भारत की तरफ से PM मोदी के बजाय जयशंकर गए हैं। उनका संबोधन 26 सितंबर को होगा। उससे पहले और बाद में वो अलग अलग देशों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। 24 सितंबर को वो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी कि ORF के प्रोग्राम में थे। वहां बोले, जो देश प्रभावशाली पोजीशंस में हैं वे बदलाव का विरोध कर रहे हैं। ये हम UN सिक्योरिटी काउंसिल में लगातार देख रहे हैं। जो आर्थिक रूप से संपन्न है वे अपनी उत्पादन क्षमता का और जो संस्थागत और ऐतिहासिक तौर पर मजबूत हैं उन्होंने अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल हथियारों की तरह किया है। ये आपके सामने अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन असलियत ये है कि ये दुनिया आज भी दोहरेपन में जी रही है। जयशंकर के बयान को अमेरिका और कनाडा को जवाब के तौर पर पेश किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, वो दबाए जाने की कोशिशों का पुरजोर विरोध करेगा और बिना किसी के पाले में गए अपनी पोजीशन बनाकर रखेगा। विदेश मंत्री जयशंकर का अमेरिका दौरा 30 सितंबर तक चलेगा। 27 सितंबर को वो एंटनी ब्लिंकन से 1-to-1 मुलाकात करने वाले हैं। इस मीटिंग में राष्ट्रपति जो बाइडेन को रिपब्लिक डे परेड में बतौर चीफ गेस्ट बुलाने पर भी चर्चा हो सकती है। सबसे ज्यादा नजर कनाडा विवाद पर रहेगी। इस मीटिंग पर हमारी भी नजर रहेगी। फिलहाल
हम पूरे विवाद की टाइमलाइन रिकैप करा देते हैं। 18 सितंबर जस्टिन ट्रूडो ने संसद में कहा, कनाडा की सिक्योरिटी एजेंसियों को इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार के एजेंट शामिल थे। संसद में ऐलान से पहले अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस को ब्रीफ भी किया, लेकिन सबूत को लेकर कोई जानकारी नहीं दी। ट्रूडो के बयान के बाद भारत और कनाडा ने एक दूसरे के एक राजनयिकों को निष्कासित करने का आदेश दिया। 20 सितंबर को भारत ने कनाडा में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की, कहा कि खतरे वाले इलाकों में ना जाएं और सावधान रहें। 21 सितंबर को भारत ने कैनेडियन नागरिकों के लिए वीजा पर रोक लगा दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि कनाडा ने कोई सबूत मुहैया नहीं कराया है। 23 सितंबर को न्यूयॉर्क टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट छापी, दावा किया कि ट्रूडो ने अमेरिका से मिले सबूत के आधार पर संसद में आरोप लगाए थे। 25 सितंबर को खालिस्तानी गुटों ने भारतीय उच्चायोग के दफ्तरों के बाहर प्रोटेस्ट की अपील की। बड़ी खबर यहीं तक, अब एक सुर्खी जान लीजिए। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन 24 सितंबर 2023 को इंटरव्यू देने गए। वहां बोले, नाइजर से हमारे राजदूत और फ्रेंच आर्मी को वापस बुलाया जा रहा है। राजदूत वापस बुलाने का मतलब डिप्लोमेटिक संबंध समाप्त और सेना की वापसी माने डिफेंस कोऑपरेशन खत्म। नाइजर वेस्ट अफ्रीका का देश है, वहां आतंकवाद फैल रहा था। इसी को रोकने के लिए फ्रांस ने अपनी सेना भेजी थी। 24 सितंबर तक नाइजर में लगभग 1,500 फ्रेंच सैनिक तैनात थे। अब उन्हें लौटना होगा, लेकिन ये नौबत आई क्यों? दरअसल 26 जुलाई को नाइजर में तख्ता पलट हुआ। प्रेसिडेंशियल गार्ड्स ने राष्ट्रपति मोहम्मद बजूम को नजरबंद कर दिया। जनरल उमर चियानी ने सत्ता हत्या ली। नई सरकार ने फ्रांस के साथ रिश्ता तोड़ लिया। तभी से उन्हें नाइजर खाली करने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन फ्रांस तैयार नहीं हो रहा था। मैक्रोन ने अचानक ही अपना फैसला बदल लिया है। एक दिलचस्प बात और है, तख्तापलट के बाद नाइजर और रूस की करीबी की चर्चा थी। बात चल रही थी कि प्राइवेट आर्मी ग्रुप वैगनर के लड़ाके वहां आ सकते हैं, लेकिन अगस्त 2023 में वैगनर के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन की प्लेन क्रैश में मौत हो गई। दूसरी बात, नाइजर में अमेरिका के भी लगभग 1,000 सैनिक तैनात हैं, लेकिन उनके खिलाफ एक प्रोटेस्ट नहीं हुआ है। नाइजर के तख्तापलट के बारे में भी हम दुनियादारी में विस्तार से बता चुके हैं। एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की दुनियादारी में बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।